अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये जो हमारी चैप्टर नंबर 3 की सीरीज़ चल रही है, इस वीक का ये तीसरा लेक्चर है और चैप्टर के लिहाज से लास्ट लेक्चर है। थोड़ा छोटा लेक्चर है और चैप्टर में जो चीज़ें रह गई हैं उसको हमने ख़त्म करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स मैंने आपको पढ़ा दी थे दो, एक एफा प्रिंसिपल था और एक एन प्लस एल रूल, और तीन रूल पढ़ लिए थे हमने, एन प्लस एल रूल, एफा प्रिंसिपल, और साथ में हमने पढ़ लिया था एन प्लस एल, एफा प्रिंसिपल और हंड्स रूल। हाँ ठीक है, तो ये तीन रूल्स हमने पढ़ लिए थे, उनको इस्तेमाल करना भी देख लिया था। और चौथा जो रूल है हमारे पास, दैट इज़ छोटे छोटे कुछ रूल्स रह गए। एक पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पहले पढ़ा हुआ था, तो दो रूल्स छोटे छोटे रह गए। उसके बाद फिर ये कि कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। तो एग्जांपल रूल नंबर 4 इज़ 2l+1 रूल, छोटा सा रूल है, इग्नोर हो जाते हैं ये आखिर के दो रूल, तो इस वजह से ज़रा पढ़ लेने चाहिए। तो 2l+1 रूल जो है ये आपको ऑर्बिटल्स की तादाद बताता है कि ऑर्बिट्स में कितने ऑर्बिटल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपसे पूछता है कि भाई एम शेल की ऑर्बिटल बताओ, एम शेल बोल लो, अपना ऑर्बिटल की तादाद से बड़ा डायरेक्शन बताता है। तो मिसाल के तौर पे कोई आपसे कहता है कि भाई एस पी डी, डी की बात करते हैं चलें, कि डी ऑर्बिटल की डायरेक्शन बताओ। ठीक है, कोई आपसे कहता है कि डी ऑर्बिटल की डायरेक्शंस बताओ। पी आपको पता है तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो इसीलिए मैंने पी की एग्जांपल नहीं रखी, वो तो आपको हिफ्ज है। और डी भी याद होगा, लेकिन चलो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। अब डी के लिए एल की वैल्यू आपको पता है 2 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 सबको याद है, तो प्लेसमेंट कर दिया आपने 2l+1, 2 × 2+1, और ये हो गया 4+1, दिस इज 5। तो इसका मतलब है कि जो डी ऑर्बिटल है इसकी 5 डायरेक्शन, या ये भी वर्ड इस्तेमाल होता है, अगर आपने कभी बुकिश वर्ड देखें तो घबराइएगा नहीं, एक ही बात है। तो इसका मतलब है कि जो डी ऑर्बिटल है इसकी 5 डायरेक्शन या ओरिएंटेशंस हैं। अब आपके सिलेबस में नहीं कि उसको किस तरह नेमिंग देते हैं, वो बीएससी लेवल पढ़ाया जाता है। आपके लिए इतना काफ़ी है कि डी ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशंस हैं, 5 ओरिएंटेशन। इसी से एक छोटा सा मिलता जुलता रूल है 2 × 2l+1 रूल, जो कि ऑर्बिटल की कैपेसिटी बताता है। ठीक है, ये रूल आपको ऑर्बिटल की क्या बताता है, कैपेसिटी बताता है। जैसे मिसाल के तौर पे एफ ऑर्बिटल की कैपेसिटी कोई आपसे पूछता है, ठीक है आपको याद है एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको याद है, गुड बात है, अच्छी बात है, आपको याद है। लेकिन कोई आपसे बोले भाई कैसे बता रहे हो, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये फॉर्मूला है, एल की वैल्यू एफ के लिए 3 है, और 2 × 2l+1 में वैल्यू प्लेस कर दी, 2 × 3 और +1, तो 2 × 6+1 और 2 × 7, तो ये आ गया 14। तो ये बहुत छोटे छोटे रूल्स थे, जैसे मैंने कहा इग्नोर हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इस पर तवज्जो दी कि आप इसको पढ़ लें। एक रूल आपको ऑर्बिटल की डायरेक्शन बता रहा है, ओरिएंटेशन भी कहते हैं इसको। दूसरा रूल आपको ऑर्बिटल की कैपेसिटी बता रहा है। ठीक है, ठीक बात हो गई। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर का सवाल अगर पेपर में आता है, वो तो आसान तरीन सवाल होगा, आपको पता है, क्योंकि उसमें इतनी वेरिएशन तो आपको पता है नहीं। सेकेंडरी के चैप्टर नंबर 1 में आप अलबत्ता कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे ब्लॉक की और लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, वहाँ फिर भी एफर्ट है। पर जो जनरल सी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें जो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली आती है, एक न्यूट्रल एटम की आती है, और एक चार्ज एटम के लिए आता है। मिसाल के तौर पे अगर आपसे बोला जाए कि एक एलिमेंट है और उसका Z है मिसाल के तौर पे 34, अभी न्यूट्रल एटम है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, आपसे कहा भाई कॉन्फ़िगरेशन बताओ, आपने एफा प्रिंसिपल फॉलो करते हुए कॉन्फ़िगरेशन कर दी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये हो गए 2, 4, 10, 12, 18, 20, 3d10,
ये हो गया 30 और फिर 4p4, तो ये 34 हो गया। अब जब भी एंडिंग p पर होती है, जानबूझ के मैंने एग्जांपल p की दी है क्योंकि d और f सिलेबस में तो है नहीं, जब भी एंडिंग p पर होगी तो p को ब्रेक कर देंगे। अगर ऑप्शन में ये लिखा हुआ है x y में ब्रेक नहीं किया तो ये भी सही है, पर अगर ब्रेक किया तो वो ज़्यादा बेहतर आंसर होगा कि आप p को ब्रेक कर दें। हंस रूल के लिहाज से कि 2 इलेक्ट्रॉन आप px में डालें, 1 इलेक्ट्रॉन py में डालें और 1 इलेक्ट्रॉन आप pz में डालें। इट्स बेटर कि आप इस तरह से लिखें। तो एंडिंग p पे थी, लिहाजा p के लिहाज से आपने इसको ब्रेक कर दिया, 2 और 1 और इसमें भी 1 आएगा, 4 होगा। इसमें यकीनन आप लोगों को याद होगा, मुझे पूरा भरोसा है आपको याद होगा कि 2 आप अलग से याद रखते थे, z इक्वल टू 24 और z इक्वल टू 29, और ये सेकेंडर में भी पढ़े जाते हैं, फर्स्ट में पढ़े जाते हैं, कोई अच्छा स्टूडेंट मिस नहीं करता। ये जो z इक्वल टू 24 है, आपको पता है इस पर हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। 4s2 3d4 लिखने के बजाय आप लिखते हैं 4s1 और 3d5। एक आप ये पढ़ते हैं, रीज़न सेकेंडर में पढ़ के सिलेबस में पढ़ते हैं आप हाफ फील्ड का। और इसी तरह z इक्वल टू 29 में आप क्या याद रखते हैं, 4s2 और 3d9 लिखने के बजाय आप लिखते हैं 4s1 और 3d10। ये 2 अलग से हैं जो कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा अच्छा स्टूडेंट जिसको याद ना हो, बड़े प्रोमिनेंट हैं ये, और ये आपने याद रखना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर चार्ज बॉडीज़ की आ जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है Ca+2, ब्रैकेट में लिखा हुआ है z इक्वल टू 20, यानी मैसेज ये मिल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन है तो 20, पर +2 का मतलब है 2 लूज़ हो गए, तो 20 में से 2 लूज़ हो गए तो 18 बचे। तो 18 बचे तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने 20 की कर दी तो गलत हो जाएगी। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, और ये 2 4 10 12 18 और ये 20, तो ये अगर आपने पूरी 20 की कर दी तो गलत हो जाएगा। तो आपने ये नहीं करना, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें से लूज़ हो गए तो 18 बचे, तो आपने यहाँ तक एंड कर देना। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये नहीं करना आप। इसी तरह अगर लिखा हुआ है O-2, इत्तेफाक से दोनों जगह 2 ले लिया है मैंने, इत्तेफाक से आप इसे याद मत कर लीजिएगा कि 2 ही लेना हमेशा, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है z इक्वल टू 8। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 8 थे, लेकिन -2 का मतलब है 2 गेन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 गेन हो गए तो अब 10 हो गए। तो 10 हो गए तो कॉन्फ़िगरेशन किस लिहाज से करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6, 2 4 और 10। इलेक्ट्रॉन 8 थे, 2 गेन हो गए तो 10 हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया आपने। न्यूट्रल एटम की आ गई, चार्ज एटम की आ गई, और ये 2 अलग से आप याद रखते हैं। बाकी सेकेंड के चैप्टर 1 में आप इसमें काफ़ी और बातें भी पढ़ते हैं जो कि आपको जहन में रखनी है। अच्छा, एक और नॉर्मल पेपर में इसका सवाल आता है एप्टीट्यूड में, जाहिर सी बात है नॉर्मल पेपर में आता है तो एप्टीट्यूड में भी आ सकता है कि आपको वो मिस्टेक देंगे और आपसे कहेंगे भाई मिस्टेक ठीक करनी है आप, ठीक है, आपको कोई भी मिस्टेक देंगे वो और आपसे कहेंगे भाई मिस्टेक ठीक करो। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मिस्टेक कैसी दे सकते हैं कि उन्होंने बोल दिया कि भाई 1s3 दे दिया, और आपसे कहें भाई रूल बताओ कौन सा रूल है जिसके लिहाज से ये गलत है। लाइन से जो मेरे जहन में आता जा रहा है बताता जा रहा हूँ। अब 1s3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया है इसमें। अब 3 इलेक्ट्रॉन s में डालेंगे तो एक तो कैपेसिटी का मसला आ रहा है, तो कैपेसिटी वाला रूल तो यहाँ लगेगा। s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है और भर दिए 3, तो ये कैपेसिटी का रूल लगेगा। साथ में इसमें पॉली का रूल भी लगेगा। इसमें लोग ज़रा फंसते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब 3 इलेक्ट्रॉन है और पॉली का प्रिंसिपल मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो उसके लिहाज से अगर लिखेंगे तो n तीनों का 1 होगा, l तीनों, क्योंकि s ऑर्बिटल है तो l तीनों का 0 होगा, l 0 है तो m भी तीनों का 0 होगा। अब अगर स्पिन की बात करें तो ये अगर क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ क्लॉकवाइज लिख दिया तो ये तो दोनों बिल्कुल सेम हो गए। आप देखो 1 0 0 हाफ, जबकि पॉली ने सख्ती से क्या कहा था कि चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो आप याद रख लो, जब भी एस में 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये वाला रूल भी होगा और ये भी होगा।
और दोनों आ जाएंगे तो बेस्ट आंसर पॉली होगा। अगर दोनों में से एक आ गए तो जो आंसर है वो सही है, और अगर दोनों आ गए तो जो बेस्ट आंसर है वो पॉली। ये छोटा रूल है, लिहाजा अगर दोनों आ गए तो उसको आपने इग्नोर करना है और पॉली आपका सही जवाब। इसी तरह पॉली का प्रिंसिपल इस तरह भी आ जाता है पेपर में कि सेम अगर एरो बना दें कभी, तो वही बात होगी। सेम एरो बनाने का मतलब भी यही है कि दोनों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए। तो जब भी सेम एरो बना दें, कितनी ही लंबी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, सेम एरो बना दे तो समझ जाओ ये पॉली। इसके अलावा एफ प्रिंसिपल वगैरह में गलती करेंगे वो तो प्रोमिनेंट होगा, आपको शुरू से आखिर तक याद होता है 1s2 2s2, बीच में आगे पीछे कर दिया। मिसाल के तौर पे 4s के बाद 3d आता है, 3d पहले लिख दिया, 4s बाद में लिख दिया। और आपको याद है कि भाई 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है, तो फ़ौरन आपने लिख दिया कि भाई ये एफ प्रिंसिपल है या फिर n+l रूल है। यहाँ पर भी वही केस है कि दोनों अप्लाई हो सकते हैं, ये वाला केस है, दोनों अप्लाई हो सकते हैं, पर बेस्ट आंसर एफ प्रिंसिपल है। इसके अलावा हर्ट्ज़ रूल तो आपको पता ही है कि मिसाल के तौर पे px में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो आपको पता है कि जब तक तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, तो जब तक जो है वो px में 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकते, तो ये सही होगा और ये हर्ट्ज़ रूल हो जाएगा। तो दीज आर दी एग्जाम्पल जिसमें मिस्टेक्स हैं और आपको मिस्टेक्स पिक करनी है। इसमें ये बहुत प्रोमिनेंट है, S3 बहुत आता है, सेम एरो वाला बहुत प्रोमिनेंट है, ये आ जाता है, तो आपको जहन में रखना। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया है। सारे रूल्स पढ़ लिए हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली हमने, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका वास्ता पड़ सकता था वो भी हमने कर ली। जो मिस्टेक्स के सवाल जिस तरह आ सकते थे, आपको जाहिर सी बात है करेक्शन वरेक्शन के सवाल तो आएंगे नहीं उस तरह जैसे फर्स्ट ईयर में आते थे। आपको रूल पिक करना आना चाहिए, मिस्टेक पिक करनी आनी चाहिए, तो वो आपने कर ली है। अब जो आखिरी पोर्शन इस चैप्टर का है वो आपने सेकेंड केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा है, 2-2 3-3 दफ़ा। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि वहाँ से आप पढ़ के बैठेंगे, और अगर आपने उन चैप्टर्स में कवर कर लिया तो बेस्ट है, वरना ये है कि आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कौन सा टॉपिक मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ आपको, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में तो ये बहुत लिमिटेड सा है, सेकेंड ईयर पे क्यों जोर दे रहा हूँ मैं पढ़ने पे, क्योंकि सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल में है, वहाँ शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ते हैं, वहाँ न्यूक्लियर चार्ज भी पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ रेडियस से पढ़ते हैं तमाम चीज़ें। तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन के सेंटर से आखिर तक जाना है, वो एटॉमिक रेडियस है, और टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अब क्योंकि आपको ये डिटेल में अब इतना कम पढ़ना, डिसीजन लेना ज़्यादा आना चाहिए कि भाई टॉप से जब बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और लेफ्ट से जब राइट आएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। साथ साथ जाहिर सी बात है जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो रीज़न भी आप पढ़ेंगे कि टॉप से बॉटम जाते हैं तो ऑर्बिट्स बढ़ते हैं, और तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ऑर्बिट सेम रहते हैं, चार्जेस बढ़ते हैं, अट्रैक्शन बढ़ती है, एटम श्रिंक हो जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा मशहूर टॉपिक है जिसका ट्रेंड आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि एप्टीट्यूड के किसी स्टूडेंट को इस लेवल पे आके, जब सेकेंड ईयर भी पूरा पढ़ लिया है, फर्स्ट ईयर भी आधे से ज़्यादा हो गया है, सेकेंड ईयर की भी चीज़ें आपने इसी साल पढ़ी हैं, तो याद ना हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी को बोलते हैं, वर्ड टू वर्ड रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका ट्रेंड क्या था कि जब आप टॉप से बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्योंकि इसका रेडियस से इन्वर्स रिलेशन है, और जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि इसका रेडियस से इन्वर्स रिलेशन है। तो देखो रेडियस से इन्वर्स रिलेशन है, लिहाजा टॉप से बॉटम में रेडियस बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, और यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। इसी तरह आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको पढ़ाया जाता है। ये 3 मेन ट्रेंड्स पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर में आपको, सेकंड ईयर में तो और भी हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में आप क्या पढ़ते हैं भाई, कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है भाई, किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं।
और आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फोटोकॉपी है। तो मेरी हमेशा एडवाइस होती है कि 2-2 दफ़ा मेहनत ना करें आप, सेम ट्रेंड है। टॉप से बॉटम में आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होता है, लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, रेडियस से इसका रिलेशन भी कैसे इन्वर्स है। हाँ, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब थोड़ा सा मैंने ये तेज़ इस वजह से पढ़ा है कि यह मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकेंड ईयर में दोबारा पढ़ा, एप्टीट्यूड में अभी दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर सेकेंड ईयर का जब सिलेबस आएगा और आपने पढ़ लिया अगर खुद से भी, तो बार बार ये रिपीटिशंस है। तो लिहाजा इतनी दफ़ा पढ़ने के बाद आपको ये हिफ्ज़ होना चाहिए और आपको ये बिल्कुल याद होने चाहिए। 3 मेन ट्रेंड्स हैं कि एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो एटॉमिक रेडियस टॉप से बॉटम बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम कम होगी, लेफ्ट से राइट बढ़ेगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका फोटोकॉपी है, टॉप से बॉटम कम होगा और लेफ्ट से राइट बढ़ेगा। अच्छा, एक डेफिनेशन ऐसी है जो सेकेंड ईयर में नहीं है और वो फर्स्ट ईयर में डिस्कस होती है, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस पे मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये जाहिर सी बात है सेकेंड ईयर में डिस्कस नहीं है। बाकी चीज़ें चैप्टर 3 में भी डिस्कस है सेकेंड ईयर में और चैप्टर 4 में भी डिस्कस्ड है। तो बार बार डिस्कशन होने की वजह से आपको हिफ्ज़ हो ही जाती हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड तो नहीं है किताब में फर्स्ट ईयर में, पर डेफिनेशन ज़रूर है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं कि किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं आप, जाहिर सी बात है कहाँ ऐड होगा, लास्ट शेल में। तो किसी भी एटम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, किसी भी एटम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जब हम दाखिल करते हैं सराउंडिंग से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ जो काम की बात मैं करने लगा हूँ आपसे बड़ी, वो ये है कि जब मैं ये लेक्चर एंड करूँगा तो आपसे मैं ये बोलूँगा कि भाई पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ईयर की बुक में भी और फर्स्ट ईयर की टेबल में भी, बुक में भी एमकेट से वालों से ख़ास तौर पे, क्योंकि उनके सवाल की तादाद ज़्यादा है, 60 सवाल। ई कैट वालों के सवाल की तादाद जो है वो बहुत कम है, 25, तो उसमें इस तरह के सवाल आने के चांस बहुत कम है, पर प्री मेडिकल में ज़्यादा है। उनसे ख़ास तौर पे मैं ये बोलूँगा कि जो टेबल्स है ना, ये आपने याद करने पर टेक्स्टफुली याद करने, यानी कि स्मार्ट वे में, और इस तरह याद करने कि एक एक वैल्यू नहीं याद करनी, उसमें जो ख़ास बातें हैं वो याद करनी। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल खोलेंगे आप, वहाँ कौन से 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, हालांकि वो अलग अलग जगह पर है, इस तरह का पेपर में सवाल आ जाएगा। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें ट्रेंड वेरी कर रहा है, यानी टॉप से बॉटम बढ़ना चाहिए पर कहीं पे नहीं बढ़ रहा, बीच में लेफ्ट से राइट पे एक चीज़ कम होनी चाहिए, फला जगह पे कम नहीं हो रही, अचानक से बढ़ रही है या स्टैटिक रह रही है, तो वो पेपर में आ जाता है। कॉन्सेप्शुअल नहीं होता, जाहिर सी बात है, याद करने की चीज़ है, पर आप पेपर में आ जाता है। अच्छा, जब आप ये टेबल्स याद करने बैठेंगे कि सर ने कहा था याद करते हैं भाई, और टोटल मिला के आधा घंटा लेगा आपका, क्योंकि आपको पूरी वैल्यूज़ तो याद करने को बोला नहीं मैंने तो आपको सिर्फ ये बोला है कि जो उसमें ख़ास बातें दिखेंगी आपको एज अ स्टूडेंट, वो आप याद करें। कहीं ट्रेंड वेरी कर रहा हो, जो पढ़ा हो उससे अगेंस्ट जा रहा हो, कहीं वैल्यूज सिमिलर हो रही हो, वो आता है पेपर में। तो जब याद कर रहे होंगे आप, तो जो अच्छा स्टूडेंट है वो बोलेगा यार सर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी। एनर्जी जब रिलीज होती है तो साइन माइनस का आता है। तो पीरियोडिक टेबल में जब जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे तवज्जो से, उनको कहीं कहीं पॉजिटिव भी दिखेगा एक आध जगह, और जब वो डेफिनेशन बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ वर्ड लिखा होगा एब्जॉर्ब और रिलीज, यानी एब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज़ भी होती है। तो बोलेंगे यार सर ने तो पढ़ाया था रिलीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड होता है तो रिलीज़ होती है, यहाँ तो एब्जॉर्ब भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं पॉजिटिव भी इक्का दुक्का जगह पर है। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, और ये कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए जनरली स्पीकिंग तो एनर्जी रिलीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड हो, जब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का रिवर्स है। आयनाइजेशन पोटेंशियल में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है।
ये रिवर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो 99% केसेस में एनर्जी रिलीज होती है, या थोड़ा कम करने चले 90% केसेस में। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें एब्जॉर्ब भी होती है। वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन जब एटम में ऐड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब एटम में क्या होता है भाई, ऐड होता है, तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन वहाँ मौजूद होते हैं, जैसे क्लोरीन से आप समझ लो, एप्टीट्यूड के स्टूडेंट हो, मज़ा आना चाहिए आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में, कि क्लोरीन से बात समझो। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और 8वां आ रहा है। तो जो 8वां इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ऐड होता है, 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में है आखिरी शेल में, और ये 8वां इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसी शेल में। तो जो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं वो उसको वेलकम तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो भी नेगेटिव है। तो ये जो 8वां इलेक्ट्रॉन एटम में इंटर होता है, जब वो इंटर होगा तब तो एनर्जी रिलीज होगी, अभी तो वो इंटर हो रहा है, हुआ तो है नहीं। तो जब वो एटम में इंटर होगा 8वां इलेक्ट्रॉन, तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगी। इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए सराउंडिंग धक्का देगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी। जब वो एनर्जी दे देगी, इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में ऐड हो जाएगा, फिर जो है एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो जनरली स्पीकिंग जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लिहाजा जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो कम होती है, और उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है। एंडो और एक्सो में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है ना, कि एब्जॉर्ब कम और रिलीज ज़्यादा, तो एक्सोथर्मिक। तो जनरली स्पीकिंग रेजिस्टेंस होती है, पर उसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कम होती है, और जो बाद में रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। किताब अलग से नाम ले लेकर डिस्कस नहीं कर रही, ना आपको करना है, पर कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि कुछ केसेस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। नतीजे में जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड होने में, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है उसको धक्का लगाने के लिए, पुश करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसके इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के बाद जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, वो उसके मुकाबले में कम हो जाती है। तो अब कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे, जनरली तो आप बोलते हैं एब्जॉर्ब 100 हो रही है और रिलीज 1000 हो रही है, तो अब एब्जॉर्ब का जिक्र ही नहीं करो, सिर्फ रिलीज का जिक्र करो। पर कुछ केसेस में मैंने जैसे कहा कि एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाती है, जैसे 1000 एब्जॉर्ब हो गई और उसके बाद 800 रिलीज हुई, तो क्या बोलना पड़ेगा आपको बोलना पड़ेगा ना यार कि एनर्जी जो मैंने दी वो 1000 दी और जो मुझे वापस मिली वो 800 मिली, तो भाई मैं तो एब्जॉर्ब बोलूँगा ना, 200 जूल का एब्जॉर्ब हुआ है। तो दैट्स वाई कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपको प्लस में दिखती है, और इसीलिए किताब डेफिनेशन में एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों लिखती है, क्योंकि आपको पता है कि ये एहतियात का तकाजा है। जनरली स्पीकिंग वो रिलीज होती है पर एब्जॉर्ब भी हो सकती है, और वजह मैंने बता दी कि इलेक्ट्रॉन को एटम के लास्ट शेल में इंटर होने के लिए रेजिस्टेंस मिलती है, और उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी पहले देनी पड़ती है, फिर रिलीज होती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे मैंने टाइम लगाया, क्योंकि ये सेकेंड ईयर में डिस्कस नहीं होता है। एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि सेकेंड ईयर में मल्टीपल टाइम डिस्कस होता है, तो आपको हिफ्ज होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि टॉप से बॉटम क्या कम होता है, क्या बढ़ता है, और रिलेशंस किसके साथ कैसे हैं। इसी साल आपने याद भी किया होगा। तो फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप ग्रुप पे बता सकते हैं, और आपको फिर उसी लिहाज से नेक्स्ट लेक्चर में उसका रिवीजन मिल जाएगा, इन केस कि अगर आपको मसला होता है। तो ये मैंने चैप्टर 3 एंड कर दिया। तो इंशाल्लाह अगले जो आपका वीक का लेक्चर होगा उसमें एक नया चैप्टर पे हम बात करेंगे। चैप्टर 3 एंड हो गया। ये लेक्चर मैंने इसीलिए आज प्लेस कर दिया कि ये पूरा एक साथ मिल जाए आपको, और आप जो है वो इस चैप्टर की तैयारी कर लें। बड़ा तगड़ा चैप्टर है, लेंदी भी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, और कोई मसला हो तो ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे ऑनलाइन। तो अल्लाह हाफ़िज़।